नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मूल अधिकारों की। मूल अधिकार हम शुरुआत कर चुके थे कि मूल अधिकार क्या होते हैं, कहाँ से आए, सबसे पहले किसने लागू किया, भारत के संविधान में इसके लिए कौन सी कमेटी बनी, भारत में ये कैसे लागू है, कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं। देखिए, भारत के संविधान में मूल रूप से 7 मूल अधिकार थे। एक हटा दिया गया जिसको संपत्ति का अधिकार दिया गया, तो उसको आर्टिकल 31 से हटा करके 300 क में जोड़ दिया गया। बचे 6 में से समानता और स्वतंत्रता का अधिकार हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पिछली क्लास में हमें पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत के संविधान के आर्टिकल 23 और 24 में इसका वर्णन दिया गया है कि भाई किसी का भी शोषण ना राज्य कर सकता है ना व्यक्ति कर सकता है। इसमें क्या क्या दिया गया है, आर्टिकल 23 है। उस आर्टिकल 23 में ये दिया गया कि भाई राज्य और व्यक्ति, याद रखना ये दोनों के लिए है, राज्य भी है और व्यक्ति भी है। इसमें ये कहा गया कि राज्य हो या व्यक्ति हो, दोनों ही संस्था इंडिविजुअल रूप से या सामूहिक रूप से मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते। मानव दुर्व्यापार नहीं कर सकते, निषेध है बिल्कुल भी, आर्टिकल 23 में दिया गया। बलात्श्रम नहीं करवा सकते, आप किसी से बेगारी नहीं करवा सकते। जैसे बंधुआ मजदूरी की जो प्रथा थी, जैसे मान लो एक उदाहरण देता हूँ कि यदि किसी के पिताजी ने किसी बनिए के काम किया था, पहले वो उधारी नहीं चुका सका या उसका ब्याज बढ़ा हुआ है, तो पहले क्या होते थे, वो जमींदार लोग या वो उच्च वर्ग उसके बेटे को या उसके भी बेटे को तब तक काम करवाते थे जब तक उनका पैसा वसूल नहीं होता था। और उनका पैसा कभी वसूल नहीं होता था क्योंकि वो ब्याज पर ब्याज चला जाता था। उन सब के लिए आर्टिकल 23 है कि मानव का दुर्व्यापार, बलात्श्रम, बेगारी, बंधुआ मजदूरी, इन सब का उन्मूलन करेगा राज्य और व्यक्ति। ना राज्य ऐसा कोई काम करवाएगा किसी से भी और ना ही व्यक्ति ऐसा काम करवाएगा। अब इसमें कुछ अपवाद हैं। देखिए, जैसे राज्य को अगर कई बार क्या होता है, किसी देश को ज़रूरत पड़ जाती है किसी चीज़ की, जैसे आप में से बहुत से लोग एनसीसी में होंगे, एनएसएस में होंगे या और भी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े होंगे या नहीं भी हैं, तो मान लो बाढ़ आ गई या कुछ और काम हो गया, राज्य को सोशल वर्किंग के लिए कोई ऐसा काम पड़ गया, तो उसमें आपको बुला सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। मूल अधिकारों में बार बार एक वर्ड आता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। उसका अर्थ ये होता है कि कुछ अपवाद हैं, बाकी सब सही है। अपवाद आते हैं कुछ, जिसको बोलते हैं हम युक्तियुक्त निर्बंधन। ये इसमें 23 में कहा गया। फिर आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 24 में भी यही कहा गया कि भाई 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और ख़तरनाक जो कार्य हैं उसमें नहीं लगा जाएगा। जैसे कई बार शीशे की फैक्ट्री है, कोयले की फैक्ट्री है या कोई बड़ा कारखाना है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को इसमें कोई भी भारी काम में नहीं करवाया जाएगा। इस आर्टिकल में संशोधन हुआ 2012 में, नया कानून आया, बाल श्रम उन्मूलन संशोधन अधिनियम आया। उसमें ये कहा गया आर्टिकल 24 के तहत पहले 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए ये बात कही गई थी, लेकिन 2012 के बाद ये कहा गया कि बच्चे हम मानेंगे 18 वर्ष तक, यानी कि 18 वर्ष तक की आयु के किशोरों को भी हम बच्चे की श्रेणी में मानते हैं। उनको भी आप किसी बड़ी फैक्ट्री में या भारी उद्योगों में काम नहीं करवा सकते। 1986 में भी इसके ऊपर एक कानून आया, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम। इस प्रकार किसी भी किशोर को जिसकी उम्र 18 से नीचे है उसको आप बड़े उद्योगों में काम नहीं करवा सकते। ये कहा गया आर्टिकल 24। तो हमने पढ़ लिया शोषण के विरुद्ध अधिकार किसको बोलते हैं। ये राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है, दोनों के विरुद्ध काम कर सकते हैं। यदि आप कहीं भी ऐसा देखते हैं कि इसका उल्लंघन हो रहा है तो आप भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को सूचित कर सकते हैं। अगला जो हमने लिख रखा है इसके ऊपर अधिकार, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है। धार्मिक स्वतंत्रता में आर्टिकल 25 क्या कहता है, इसमें आपको 4 आर्टिकल मिलेंगे 25 के अंदर। 25 के अंदर 4 आर्टिकलों में 25, 26, 27 और 28। आर्टिकल 25 क्या कहता है, 25 ये कहता है कि भाई आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारत का नागरिक अपने अनुसार कोई भी धर्म को अपना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी धर्म को अपना सकता है, ठीक।
उस धर्म का आचरण करने के लिए उसको कोई बाध्य नहीं करेगा कि भाई तूने यही धर्म क्यों अपनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं मुस्लिम हूँ या मैं ईसाई हूँ और वो जीसस जीसस करे, अल्लाह करे, या कोई हिंदू पंडित है या वो ईश्वर ईश्वर करे, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म को गुनगुना सकता है, बोल सकता है, गीत गा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन अपवाद वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की किसी के प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इससे, किसी की एकता अखंडता, किसी की सहिष्णुता, किसी की सदाचार में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहे वो कि ये मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है, आपका धर्म श्रेष्ठ नहीं है, आपके धर्म में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कह सकता वो। अपने धर्म के बारे में वो प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, 26 में ये कहा गया आर्टिकल 26 में कि भाई वो धर्म का प्रचार प्रसार भी करे, धार्मिक संस्थानों की स्थापना भी कर सकता है वो। आर्टिकल 26 में जैसे धार्मिक संस्थान कैसे, जैसे किसी ने ये खोल दिया कि फलां फलां हिंदू स्कूल और उसमें हिंदू ही बच्चे पढ़ेंगे, खोल सकता है। वो व्यक्ति प्राइवेट होना चाहिए। सरकार, याद रखना, किसी भी धर्म को सरकार प्रमोट स्पेशली नहीं करेगी। सरकार किसी धर्म के विरुद्ध अलग से कोई निर्णय नहीं लेगी, किसी धर्म विशेष को कोई डोनेशन नहीं देगी। कोई व्यक्ति अगर चाहे, कोई संस्था अगर चाहे, कोई एनजीओ अगर चाहे तो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। लेकिन अपवाद इसमें वही है कि कोई भेदभाव नहीं होगा इसमें किसी प्रकार का। ठीक, राज्य किसी भी धार्मिक संस्थान का प्रबंध कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 27 ये कहता है कि भाई राज्य किसी धर्म विशेष के विकास हेतु आरोपित नहीं करेगा। मतलब अभी मैंने जो बात बताई कि आप कर सकते हो, व्यक्ति कर सकता है, संगठन कर सकता है, एनजीओ कर सकता है, लेकिन राज्य नहीं करेगा। भारत सरकार कभी भी कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज या ऐसा कुछ नहीं खोल के देगी जिसमें एक विशेष धर्म की बात की गई, लेकिन वो उनसे शुल्क ले सकता है। कोई जैसे चला रहे हैं, कोई संस्था चला रहे हैं, उनसे शुल्क ले सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई होगी। आर्टिकल 28 में ये व्यवस्था की गई कि भाई जो शिक्षण संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता भी दे दो। ठीक है, अब वही बात, धार्मिक शिक्षा कौन देगा? वही व्यक्ति, वही संगठन। राज्य कभी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। आज तक आपने नहीं सुना होगा। भारत जैसे डेमोक्रेटिक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में, जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, भारत राज्य या कोई भी भारत का दूसरा राज्य यानी कि स्टेट्स ऑफ इंडिया के, वो कभी भी किसी किसी स्पेशल धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते, ना किसी को अलग से डोनेशन दे सकते। हाँ, आप स्वयं अपने स्तर के ऊपर कर सकते हो, स्वयं के आर्थिक संसाधनों से प्रचालित कर सकते हो। यदि कोई व्यापारी ये चाहे कि मैं मेरे धर्म के अनुसार ये मदरसा खोलना चाहता हूँ, या मैं धर्म के अनुसार ये गिरजाघर या एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, वो खोल सकता है, उनको कोई पाबंदी नहीं दी गई। ये था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद मैंने जैसा कि लिखा है शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार। शैक्षिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है कि भाई प्रत्येक वर्ग को, भारत का कोई भी वर्ग जिसमें कोई भी जाति आ गई, कोई भी पंथ आ गया, कोई भी समुदाय आ गया, वो अपनी भाषा लिपि को बनाए रख सकता है। कैसे? जैसे मेरी भाषा ढूंढाड़ी है, मेरी बोली है ढूंढाड़ी, मैं हिंदी भाषी हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ। भारत में ऐसा नहीं होगा कि आप हिंदी क्यों बोलते हैं। अगर मैं एक कैंडिडेट, जैसे मैं एक कैंडिडेट हूँ डीके, और अगर मैं साम्यवादी कंट्री में रहता, चाइना में रहता या क्यूबा में रहता या मैं रसिया में रहता, तो वहाँ मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स हो सकती थी। वहाँ वो यही कहते कि नहीं आप चीनी बोलोगे। लेकिन भारत में शैक्षिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें ये आज़ादी देता है, हमें ये अधिकार देता है कि आप अपने अनुसार कोई भी लिपि, कोई भी भाषा आप बोल सकते हो, अपनी संस्कृति का अनुसरण कर सकते हो, उसका संरक्षण करो, आप लिखो, कोई काव्य लिखो, कोई बुक लिखो, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन आप भेदभाव नहीं करोगे कि भाई ये श्रेष्ठ है, ये गलत है, इसके बारे में ऐसा लिख दिया, ऐसा नहीं करोगे। वही आर्टिकल 30 क्या कहता है? 30 कहता है कि ठीक, आप प्रत्येक भाषा और सांस्कृतिक समूह को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना आप कर सकते हो। जैसे मुझे हिंदी के लिए स्पेशल कोई स्कूल खोलना है, या मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, आप खोल सकते हो। लेकिन वही बात, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि राज्य नहीं करेगा, व्यक्ति कर सकता है, संगठन कर सकता है, राज्य नहीं करेगा। राज्य किसी भी संस्था को भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगा। अगर राज्य मान लो किसी को दे भी रहा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो राज्य ने जैसे 20 लाख रुपए डोनेट किए एक मदरसा को,
क्योंकि वो उर्दू पढ़ाना चाह रहा है, पढ़ाइए, लेकिन उसको फिर 20-20 लाख जो मांग रहा है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैनिज्म, जो मांग रहा है बराबर करना पड़ेगा, या फिर वो करेगा ही नहीं। सीधी सी बात है, राज्य कभी भी भेदभाव नहीं करेगा। इस पूरे आर्टिकल का यही मतलब है, पूरे मूल अधिकारों का यही मतलब है कि राज्य किसी में भेदभाव नहीं करेगा, मूल अधिकार सब नागरिकों के लिए बराबर है। आर्टिकल 14 भी यही बात करता है, समानता की बात करता है, सब समान है। अब देखिए भारत में आपने देखा होगा कि आर्टिकल 31 को, मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 31 को हटा के क्या कर दिया गया, 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 30 हट गया, 31A, अब बचा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा। अब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अगर इसको संविधान की आत्मा कहा है तो कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो कहा होगा, कुछ तो उनके माइंड में रहा होगा कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये आर्टिकल। देखिए इसका इंपॉर्टेंस आप जानते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो अपना उपचार कराने कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास बेसिकली, ठीक है। वैसे ही अगर अपना संविधान ही बीमार हो जाए, अपने अधिकार बीमार हो जाए, प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, सरकार के पास। तो उनका उपचार कौन करेगा, संविधान बीमार हो गया तो संविधान का उपचार करवाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। सीधी सी बात है, कोर्ट में जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, ठीक है। उसका उपचार इसमें दिया गया है 32 में। इसमें क्या कहा गया है कि भाई अगर ऐसी बात हो जाए, किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और उसके अधिकारों को अगर मनवाना है, उसके अधिकार व्यक्ति को छीने जा रहे हैं, तो वो कोर्ट में जा सकता है। और आजकल तो ये पहले की बात थी, आजकल तो कोर्ट स्वयं भी संज्ञान लेने लग गया है। जैसे पहले क्या होता था, यदि किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो कोई संस्था, कोई एनजीओ, कोई दबाव समूह या और कोई भी व्यक्ति एक रिट या एक याचिका दायर करता था सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, और उसके ऊपर वो सुनवाई करता था। आजकल तो ऐसा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट स्वयं भी संज्ञान लेते हैं। जैसे कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, सबरीमाला में कोई दिक्कत हो रहा है या कहीं पर दंगे हो गया, कुछ भी हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी रिट जारी कर देता है कई बार कि भाई देखिए यहाँ ये हो रहा है, इसको संभालो। जैसे अभी दिल्ली में हादसा हुआ, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के ऊपर ऐसे पथराव उथरा हुआ, जो भी हुआ उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट अब स्वयं भी संज्ञान ले सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट बैठा बैठा नहीं देखेगा मेरे पास कोई रिट लगाए, मेरे पास कोई आए फिर मैं संज्ञान लूँ, नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी ले सकता है। तो देखिए आर्टिकल 32 में क्या बात की गई कि इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये पूरे भारत के लिए, संपूर्ण भारत में जारी हो सकती है रिट, कहीं भी जारी हो सकती है। और लेकिन ये इम्पोर्टेंस क्यों है इसका, एफआर के उल्लंघन के विरुद्ध ही होगी। फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसके विरुद्ध ही रिट जारी करने का अधिकार, ये बाध्यता है। हाई कोर्ट में भी होती है, हाई कोर्ट में राज्य सूची, समवर्ती सूची के मामले में होती है, सुप्रीम कोर्ट में सबके मामले में हो सकती है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या किया गया इसके अंदर, कौन कौन से इसमें अनुच्छेद थे, किस किस की इसमें बात की गई थी, ये क्या क्या होते हैं। इसमें 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार इसको दे दिया गया। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है कि आप आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। पहली जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि देखिए साफ कहता है कि यदि किसी को अवैध तरीके से बंदी बना लिया जाए, उसके खिलाफ वारंट नहीं था, उसको बंदी बना लिया गया, तो स्वयं या उसका कोई परिचित है या कोई भी है, उसको बुलाया जाएगा। राज्य एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हो सकता, कभी भी व्यक्ति राज्य के विरुद्ध हो सकता है। और इसमें कहा गया है कि ये सबके लिए, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, दोनों के विरुद्ध है। कोई निजी व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता और सरकार भी ऐसा नहीं कर सकता। और आदेश दिया गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि किसी को आप प्रत्यक्ष रूप से सशरीर प्रस्तुत करो, ऐसे प्रस्तुत नहीं कर सकते। राजस्थान में आपने भंवरी देवी का मामला देखा होगा कि भंवरी देवी ही गायब थी, तो उसका केस आगे कैसे बढ़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भंवरी देवी को ही प्रस्तुत करो, कहाँ है वो, और उसको प्रस्तुत नहीं कर पाए क्योंकि उसकी हत्या हो चुकी थी, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। दूसरा है परमादेश। अब देखिए परमादेश क्या होता है। परमादेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि देखिए
अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और अपने दायित्व या अपनी ड्यूटीज तरीके से नहीं कर रहा है, वो एफआर का उल्लंघन कर रहा है, वो ये भी एफआर का उल्लंघन है। कैसे कि भारत में हर किसी की ड्यूटी निर्धारित कर रखी है कि आपका ये कार्य है, आप किसी काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, आप स्वयं अपना कार्य करेंगे। लेकिन अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना काम नहीं कर रहा है, अपने तरीके से नहीं कर रहा है, जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा, तो वो एफआर का उल्लंघन है। और एफआर का उल्लंघन मतलब अगर कोई एफआर का उल्लंघन कर रहा है तो किस में आएगा? आर्टिकल 32 में आएगा। और आर्टिकल 32 के तहत परमादेश सीधा जारी हो जाएगा। स्वयं लगा सकता है, किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध लगेगा ये। और कोर्ट इसको क्या कहेगा? परमादेश का वैसे लिटरली मीनिंग अगर हम निकाले तो ये कहेगा हम आदेश देते हैं। कोर्ट साफ कहेगा कि हम आदेश देते हैं कि फला फला कर्मचारी को अपना दायित्व पूरा करना चाहिए। वो जो भी निर्णय लेगा उस अधिकारी के विरुद्ध ले लेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं फिर? ये किसके खिलाफ है? सरकारी कर्मचारी के खिलाफ। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके खिलाफ था? सरकारी और निजी दोनों के खिलाफ था। तीसरी बात आती है प्रतिषेध की। प्रतिषेध, अब देखिए ये दो चीजें हैं, प्रतिषेध है एक और एक है उत्प्रेषण। ये दोनों एक दूसरे से लगभग जुड़ी हुई हैं। कैसे हैं ये जुड़ी? देखिए, ये कहते हैं कि भाई जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है वो अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध कार्य क्षेत्र के संबंध में है कि ऐसे जैसे जन सुनवाई चल रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिषेध। लेकिन अगर सुनवाई पूरी होगी, निर्णय आ गया, तो वो उत्प्रेषण हो जाएगा। कैसे कि जैसे कई बार क्या होता है कि कोई निर्णय ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट में ऐसी कोई डिबेट चल रही है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा उस मामले में वो प्रतिषेध या उत्प्रेषण का यूज ले सकता है। वो ये कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फला फला मामले में ये डिसीजन लिया था, ऐसी सिचुएशन में वो एज इट इज उसको उठाकर ले सकता है। यानी कि उसके लिए वो क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गया। दूसरी बात, अगर सुनवाई चल रही है, उसमें सुनवाई किसके तहत चल रही है? प्रतिषेध के तहत सुनवाई चलती है। सुनवाई पूरी किसके तहत होती है? उत्प्रेषण के तहत सुनवाई पूरी होती है। और इसमें निर्णय आ जाता है, उसमें निर्णय नहीं आता है, और फिर उत्प्रेषण में नई सुनवाई होगी या कोई नया निर्णय लिया जाएगा। ठीक। पांचवा जो रिट जारी होती है वो होती है अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा, अब ये वर्ड से ही देख लो, अधिकार पर्चा किसको कह सकते? अधिकार पर्चा अर्थात ये भी कोई सरकारी अधिकारी के विरुद्ध होगी, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और अगर वो कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है कि जैसे एसडीएम है और एसडीएम का कार्यभार है कि वो तहसील का प्रशासन संभालेगा और वो जा रहा है दूसरी तहसील के प्रशासन में, या उसका कार्य क्षेत्र ही नहीं है या वो अपना क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है, तो सीधा सीधा कोर्ट उसको क्या करेगा? अपने अधिकार के तहत कोर्ट कहेगा कि भाई आप इससे अलग जा रहे हैं, आपका अधिकार क्षेत्र वहाँ तक नहीं है, आपका अधिकार क्षेत्र अपनी तहसील तक है, उसमें मत जाइए आप। तो उस अधिकारी का अधिकार क्षेत्र को परिभाषित कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट उसको याद दिलाएगा कि आपका ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? अधिकार पर्चा। तो ये है आर्टिकल 32। अब देखिए इसमें मूल तो हमने अधिकारों की तो बात कर ली, 6 प्रकार के मैंने आपको अधिकार भी बता दिए, लेकिन हमने पहले ही देखा था कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक। तो 32 तक हो गए, यही अधिकार है, तो 33, 34, 35 में ऐसा क्या है? पढ़ना तो उनको भी जरूरी है। तो देखिए 33, 34 और 35, इसमें मार्शल लॉ की बात की गई है। भारत में मार्शल लॉ, मार्शल लॉ क्या होता है उसको देख लेते हैं। मार्शल लॉ अर्थात सैन्य कानून 33, 34 और 35 में इसकी बात कैसे होता है कि मान लो सेना हुई, सीआरपीएफ वगैरह हुई, बीआईएसएफ अर्धसैनिक बल जो भी है, या गुप्तचर एजेंसियाँ हुई अपनी, जैसे रो है, आईबी है, सीआईडी है, ये देखिए ऐसे ऐसे कार्य होते हैं कि ये अगर एफआर का उल्लंघन भी करते ना तो उसे एफआर का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कई बार ऐसे कार्य होते हैं कि इनको इसमें किसी भी काम में दखल देना पड़ता है, और अगर कोई व्यक्ति कहे कि सेना के आदमी ने मुझे ऐसे गिरफ्तार कर लिया, या मिलिट्री ने ऐसा किया मेरे साथ, या आईबी ने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो एफआर का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 33 ये कहता है। ठीक बात है।
और ये होना भी चाहिए, क्योंकि उसमें अगर हम ये लेके बैठ गए व्यक्ति की मेरे को तो कानून अधिकार है, मेरे को तो मूल अधिकार प्राप्त है कि आप मेरे को गिरफ्तार ही नहीं कर सकते, लेकिन उस स्थिति में उसको गिरफ्तार ही करना पड़ेगा, तो उसके तहत, उस विधि के तहत आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को रद्द कर दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा आपके कि आपको कोई मूल अधिकार भी है। आर्टिकल 34 कहता है कि मान लो किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लग रहा है और वहाँ भी एफआर का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे अगर सैन्य प्रशासन लग रहा है तो सैन्य प्रशासन में क्या होगा, कार्यपालिका अपने अंडर सब कुछ ले लेगी। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि अप्सपा लग रहा था, आसाम या ऐसे राज्यों में अप्सपा ज़्यादातर लगा रहता है। अब वहाँ अप्सपा लग रहा है और एक व्यक्ति रोड पर घूम रहा है और फिर बोले मेरे पास तो मूल अधिकार है, आर्टिकल 19 है मेरे पास तो, कि भाई वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मैं कहीं भी भ्रमण कर सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ, निवास कर सकता हूँ। अगर वो ऐसा कहे तो वो मान्य नहीं होगा, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मान्य नहीं होंगे। वहाँ पर आपके मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स अपने आप ही निरस्त हो जाएंगे, वहाँ नहीं माना जाएगा आपके। आर्टिकल 35 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 35 ये कहता है कि भाई जो आर्टिकल 33 और 34 हैं, इसके संबंध में जो कानून है, इन दोनों के संबंध में जो कानून है वो कौन बनाएगी, संसद। संसद को इसका अधिकार दिया गया है, इसके लिए मूल संविधान में कोई ज़्यादा बातें नहीं कही गई। अब एक है आर्टिकल 35A। 35A आपने सुना होगा, बहुत फेमस आर्टिकल है। इस आर्टिकल में क्या दिया गया था, राष्ट्रपति का आदेश है 1944, और जम्मू कश्मीर को बहुत सारी विशेष रियायतें दी गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब इसको इतना पढ़ाने का कोई खास मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आप सबको पता है 35A और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 5 अगस्त 2019 को श्रीमान अमित शाह का जादू आप सब ने देखा, सीधे आए राज्यसभा में, उन्होंने पारित किया, फिर उसके ऊपर डिबेट करवाया और उन्होंने पारित। ये बहुत डिबेट का बिंदु है, इसके ऊपर भी हम एक क्लास करेंगे, आर्टिकल 370 के ऊपर एक अलग से क्लास करेंगे, इसलिए मैं उसकी चर्चा यहाँ करना उचित नहीं समझता हूँ। अब मैं समझता हूँ कि मैंने मूल अधिकार मेरे हिसाब से ठीक ठीक करवा दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड निकल गया हो या कोई गलत फैक्ट निकल गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ताकि मुझे भी कुछ गलतियों का एहसास हो। थैंक यू।